नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट कर दें? हाँ जी, कर दीजिएगा। पिछली क्लास में बात कर चुके थे, सीरियल नंबर 90 तक हमारी बात हो गई थी, प्रिंसिपल सप्लाई तक बात हो गई थी। आगे कहता है प्रॉपर ऑफिसर क्या है। प्रॉपर ऑफिसर का मतलब उचित अधिकारी। जिस काम को करने के लिए जिस अधिकारी को अपॉइंट किया गया है, उस काम के लिए वो व्यक्ति प्रॉपर ऑफिसर कहलाता है। रिफंड के कामों के लिए एसीडीसी को अपॉइंट किया गया है, तो जो एसीडीसी है रिफंड पर्पज के लिए, उसको बोला जाएगा प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है। उसके बाद में आगे आता है आपका क्वार्टर। क्वार्टर का क्या मतलब है? बचपन से जानते हैं 3 महीनों के पीरियड को क्वार्टर कहा जाता है। पहुआ नहीं, क्वार्टर का मतलब 3 महीनों का जो पीरियड है उसे क्वार्टर यहां पे कहा जाता है। लेकिन इसमें बड़ी खास बात है, कौन से 3 महीने ये डिफाइंड है। जैसे जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल ये एक क्वार्टर नहीं है, स्पेसिफाइड है। जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे करके है। आप ये नहीं बना सकते कि दिसंबर जनवरी फरवरी, ऐसे नहीं बना सकते। प्रीफिक्स्ड है क्वार्टर कि ये वाले क्वार्टर हैं। इसका इस्तेमाल किया जाएगा जब आपका आईटीसी का चैप्टर आता है, तो वहां पर क्वार्टर काउंटिंग करी जाती है। तो क्वार्टर काउंटिंग के लिए हम पार्ट ऑफ द क्वार्टर या पूरे क्वार्टर को एक क्वार्टर के रूप में कंप्यूट करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपने कोई मशीनरी, कोई कैपिटल गुड्स खरीदा है मार्च में और बेच दिया आपने अप्रैल में, तो प्रैक्टिकली तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि विद इन द मंथ, एक महीने के अंदर अंदर ही आपने बेच दिया है। लेकिन कैलकुलेशन पर्पज के लिए ये 2 क्वार्टर में काउंट होगा, क्योंकि जहां से आपने शुरुआत की थी, जहां खरीदा था, वो इस वाले क्वार्टर में फॉल करता था, और जब बेचा है वो इस क्वार्टर में फॉल करता है। तो इसलिए हमें क्वार्टर देखने हैं, तो यहां पर 2 क्वार्टर हो जाते हैं। और आईटीसी के चैप्टर में 5% पर क्वार्टर के हिसाब से बात करी जाती है, तो 2 क्वार्टर का मतलब 10% की बात वहां पर कर दी जाएगी, वैसे करके बात करी जाती है। उसके बाद में रेसिपिएंट की परिभाषा ऑलरेडी हम अपना पढ़ चुके हैं। रेसिपिएंट वो व्यक्ति होता है जो लाइबल टू पे कंसीडरेशन होता है, उसे कहते हैं इधर, उसे कहते हैं रेसिपिएंट आदमी। लेकिन अगर एफओसी सप्लाई होती है, तो वहां पर जिस व्यक्ति को आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो, या फिर जिस व्यक्ति को आप सर्विस रेंडर कर रहे हो, उस वाले पर्सन को यहां पर कहा जाएगा रेसिपिएंट, ऐसे करके बात करी जाती है। ठीक है, यस सर। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है? वो वाला व्यक्ति जो कि रजिस्टर्ड है या रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 और 24। 22 में 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, और 24 के अंदर हम लोग बात करते हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की। और जिनका भी रजिस्ट्रेशन होता है उनके लिए जो प्रोसीजरल पार्ट है, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 25। तो जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है, जिनका रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, उनको रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पर कहा जाएगा, जिसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन जो यूआईएन होल्डर होते हैं, जो सिर्फ रिफंड पर्पज के लिए ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, एम्बेसी एटसेट्रा, उनको रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहा जाता है। उसके बाद में रेगुलेशंस देखने की आवश्यकता नहीं है। रिमूवल, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर। इसके 2 मायने लिए जाते हैं। एक होता है रिमूवल का मतलब होता है डिस्पैच, सप्लायर ने रेसिपिएंट को दे दिया डिस्पैच। दूसरा, रेसिपिएंट खुद सप्लायर के डोर स्टेप पर आया माल को ले जाने के लिए, इसे बोलेंगे कलेक्ट। दोनों ही सूरतों में माल तो वहां जा रहा है, पहले में मैं भेज रहा हूं, दूसरे में वो लेकर जा रहा है, तो डिस्पैच और कलेक्शन दोनों वर्ड रिमूवल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। इनवॉइस चैप्टर में भी रिमूवल वर्ड की महिमा है। रिमूवल के वक्त आपको इनवॉइस काट देना चाहिए, दैट इज द लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, राइट। और इनवॉइस की डेट ही फिर आगे चल के टाइम ऑफ सप्लाई बना दी जाती है। रिटर्न का मतलब क्या है? वही फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देनी पड़ती है, तो उनको रिटर्न यहाँ पे कहा जाता है। आरसीएम का मतलब वेयर रेसिपिएंट लाइबल टू पे जीएसटी, उसे आरसीएम कहा जाता है। रिविजनल अथॉरिटी क्या है? जो अपीलेट अथॉरिटी के बराबर में बैठी होती है, रिविजनल अथॉरिटी, डिपार्टमेंटल अपील को सुनने के लिए, उसे कहते हैं रिविजनल अथॉरिटी। सेक्शन 108 में इसका जिक्र किया जाता है। शेड्यूल का मतलब 3 शेड्यूल से है, जो सप्लाई चैप्टर में दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करके आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बात की जाती है आरबीआई की एजेंसी, यानी कि 4 एफओसी एक्टिविटीज़ की जो कि सप्लाई बनती हैं। बी में है कि सप्लाई तो बन गई है, लेकिन किसकी? गुड्स की या सर्विस की, मतलब बहुत तो बन गई पर गोरे की या काले की, तो वहाँ पर बताया जाता है शेड्यूल 2 के अंदर।
और उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं सप्लाई नहीं बनेंगी इसको बताया जाता है शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे आगे आ जा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सब सिक्योरिटी ना गुड्स होती है ना सर्विस होती है, बट एक्टिविटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज दैट टू बी ट्रीटेड एज अ सर्विस एंड लाइबल टू जीएसटी अकॉर्डिंगली। राइट है सर, एकदम ठीक है जी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, एटसेट्रा, ऑल दीज आर सिक्योरिटीज। ठीक है, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हो गई। सर्विस का मतलब पहले हम बात कर चुके हैं। स्टेट का मतलब क्या हो गया जी? स्टेट अपना ऑलरेडी डिफाइंड है, नेचुरल स्टेट हो गए और अपने कुछ एक डीम्ड स्टेट भी यहाँ है, तेलंगाना, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर। स्टेट का मतलब हो गया जी, स्टेट टैक्स का मतलब एसजीएसटी। सप्लायर का मतलब जो सप्लाई करे सो सप्लायर, जो बोले सो निहाल, इसलिए जो सप्लाई करे वो सप्लायर, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, जो सप्लाई कर रहा है उस बंदे को सप्लायर कहा जाता है। ठीक है मालिक। टैक्स पीरियड किसे कहेंगे? जिस पीरियड के लिए आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, चाहे वो मंथली है या क्वार्टरली है, चाहे वो आप कंपोजिट डीलर हैं, चाहे आप रेगुलर स्कीम वाले हैं, द पीरियड फॉर विच यू आर फाइलिंग योर रिटर्न, दैट पीरियड विल बी कॉल्ड एज अ टैक्स पीरियड। राइट सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है? द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है, उस व्यक्ति को कहा जाता है टैक्सेबल पर्सन। राइट है जी। टैक्सेबल पर्सन के हाथों से ही इधर टैक्सेबल पर्सन के हाथों से अगर गुड्स से सर्विस की सप्लाई की जाती है तो ही जीएसटी लेवी होता है, अदरवाइज आपका जीएसटी लेवी नहीं करवाया जाता है। उसके बाद में है टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल सप्लाई ये हमारा हो चुका है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हो चुका है। टैक्सेबल टेरिटरी ये भी हमारा हो चुका है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इसे प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में जाके देखेंगे हम। उसके बाद में स्टेट जीएसटी एक्ट का मतलब हो गया टर्नओवर विद इन द स्टेट। ये डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि एग्रीगेट टर्नओवर की होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पर एग्रीगेशन किया जाता है, काउंटिंग की जाती है, लेकिन टर्नओवर विद इन द स्टेट का मतलब ये एक स्टेट के अंदर बाउंड्री खींच दी जाती है कि इस स्टेट से आप जो भी सप्लाई दे रहे हो उनको बोला जाएगा टर्नओवर विद इन द स्टेट। मैं यूपी में बैठकर जो जो सप्लाई दे रहा हूँ विद इन द यूपी मैं यूपी में बैठकर जो जो सप्लाई दे रहा हूँ उनको बोला जाएगा टर्नओवर विद इन द स्टेट, ऐसे कहा जाता है। ठीक है सर जी। अब चाहे मैं यूपी में बैठ के एक्सपोर्ट ही क्यों ना करूं, यूपी से जो भी सप्लाई दे रहा हूं वो सारी की सारी यहां पर आ जाएंगे। मान लीजिए मेरा 4 स्टेट में कारोबार है, यूपी में भी है, एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है और हरियाणा में भी है। तो जब मैं देखूंगा एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पर, तो चारों स्टेट से जो जो मैं व्यापार कर रहा हूं वो सब जोड़ेंगे, लेकिन टर्नओवर विद इन द स्टेट के अंदर एक स्टेट से जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, चाहे उस स्टेट में या उसके बाहर कर रहे हैं, वो सब आपका ऐड कर दिया जाएगा। यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब जहां पर वो व्यक्ति रहता है वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए चेक किया जाता था। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी। यूटी टैक्स का मतलब यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी एक्ट का मतलब यूटी जीएसटी एक्ट हो गया। वैलिड रिटर्न का मतलब क्या हो गया कि जब आप पूरा टैक्स भर के अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो उसे हम वैलिड रिटर्न बोलते हैं। अगर बिना टैक्स जमा किए आप रिटर्न फाइल करोगे तो ऐसे रिटर्न को इनवैलिड कहा जाएगा। मजे की बात यह है कि सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा, जीएसटी पोर्टल इस बात के लिए अलाउ नहीं करता है कि आप बिना टैक्स का पेमेंट किए हुए ही आप अपनी रिटर्न फाइल करते। तो एज ऑफ नाउ एन इनवैलिड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। ठीक है जी। वाउचर का मतलब क्या है? कोई भी टोकन हो, प्रोमो कोड हो, एटसेट्रा हो, वो आपका यहाँ पर वाउचर कहलाता है। जरूरत पड़ती है टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर। इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं कि जो भी आप वाउचर इशू कर रहे हो उसके अंदर की जाने वाली सप्लाई डेफिनेट है और वो इशू के समय आपको पता है, तो वैसी दशा में इस वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई इशुएंस के वक्त का लिया जाता है। लेकिन अगर मल्टीपल सप्लाई करी जा सकती हैं और अलग अलग रेट की हो सकती हैं तो एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ द वाउचर आपको नहीं पता होगा कि इसके अगेंस्ट एक्चुअल में क्या लिया जाएगा और उसका जीएसटी रेट क्या होगा। एज ऑफ नाउ आपको नहीं पता, देन यू विल हैव टू वेट टिल रिडम्पशन ऑफ द वाउचर। आपको उस तक का वेट वहां पर करना होता है, अकॉर्डिंगली बात करी जाती है। टाइम ऑफ सप्लाई रिडम्पशन की डेट का लिया जाता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स और सर्विसेज का इकट्ठा मामला होता है, इकट्ठी वैल्यू पर वो सप्लाई किए जा रहे होते हैं और जो रिजल्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो आपकी यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में कंसीडर करी जाती है। तो उस तरह की सिचुएशन को हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं।
अगर हमारी रिजल्टेंट प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं बल्कि मूवेबल है, जैसे कार का हेडलाइट चेंज करा दिया, गुड्स भी उसी का था, लेबर भी उसी की थी, तो ये आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में कोई और परिभाषा है जो यहाँ पर नहीं दे रखी है, दूसरे एक्ट में दे रखी है, आईजीएसटी एक्ट वगैरह में दे रखी है, वहां से उस डेफिनेशन को बोरो करके यहाँ पर हम ले आएंगे। आगे है आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी आपकी कई सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनको भी देख लेते हैं। सीजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है जी। सेंट्रल टैक्स का मतलब सीजीएसटी, कंटिन्यूअस जर्नी प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में इसको लिंक करेंगे। कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, कस्टम फ्रंटियर का मतलब कस्टम का बॉर्डर, कि जहां तक कस्टम का एरिया होता है उसके बाद कस्टम का एरिया नहीं होता है। पहली बात ये, कस्टम एरिया की यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ी? जब इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट किया जाता है तो अच्छे से जानते हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ जीएसटी का भी पेमेंट करना होता है। इंपोर्ट ड्यूटी तब पेबल होती है जब गुड्स आपका कस्टम एरिया से बाहर निकलता है। जब तक वो कस्टम एरिया से बाहर नहीं निकला है, वहाँ कितनी बार भी माल क्यों ना सेल हो जाए, इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं होगी। चूंकि इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं होगी तो अकॉर्डिंगली जीएसटी भी उस पर नहीं लगाया जाएगा। और कस्टम एरिया पार होने से पहले कितनी बार भी सेल क्यों ना हो जाए, उसे सप्लाई नहीं मानेंगे और जीएसटी की बात नहीं होगी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं ली जा रही है। बट जैसे ही वो यहां से बाहर निकलेगा, इंपोर्ट ड्यूटी की बात करी जाएगी, एट द सेम टाइम आईजीएसटी भी इस पर कलेक्ट करवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है जी। तो कस्टम एरिया का मतलब क्या होता है? वो कस्टम का पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन, ड्राई पोर्ट, एयर फ्रेट टर्मिनल और आपके ये इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल्स एटसेट्रा, वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, डॉक एरिया, ये सारा का सारा आपका जहां पर कस्टम्स का कंट्रोल चलता है, उस एरिया को हम कस्टम एरिया के नाम से जानते हैं। राइट है सर, एकदम ठीक है जी। आगे आ जाइए, आगे बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए बस इतना देखना है कि क्या गुड्स इंडिया की सीमा से इंडिया के बाहर चला गया, क्या टीडब्ल्यूआई को पार कर गया? अगर हाँ तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कह दिया जाएगा। गुड्स के एक्सपोर्ट होने के लिए फॉरेन करेंसी का आना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अब जब गुड्स एक्सपोर्ट होता है इसे जीरो रेटेड के नाम से हम जानकर चलते हैं, और रिफंड का चैप्टर आएगा वहां इसकी जरूरत हमें पड़ती है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि आप चाहो तो जीएसटी का पेमेंट कर दीजिए और बाद में उसका रिफंड ले लेना, या फिर आप उसके लिए एक बॉन्ड या सिक्योरिटी फाइल कर दें, जमा कर दें, तो आपको जीएसटी भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के दो मॉडल आपके चलेंगे, आगे चलकर हम इस बात को जानते हैं। आगे आता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। चूंकि सर्विसेज का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए यहां पर उसको कुछ नियम कानून से बांधा गया है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किसे कहेंगे? सप्लायर की लोकेशन इंडिया में होनी चाहिए, रेसिपिएंट की लोकेशन बाहर की होनी चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर ही होना चाहिए, कंसीडरेशन फॉरेन करेंसी में आना चाहिए। हाँ, नेपाल वगैरह के लिए जहाँ से नोटिफाइड है इंडियन रुपीज़ में आया है तो भी चलेगा, लेकिन कंसीडरेशन फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों पार्टीज डीम डिस्टिंक्ट वाली पार्टीज नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस या ब्रांच ऑफिस हैं, वो नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह से बात हो रही है तो फिर इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहा जाएगा। रिफंड चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ती है और अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम बात करके चलते हैं रिफंड चैप्टर के अंदर कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन देनी होती है। 2 साल के भीतर आपको एप्लीकेशन देनी होती है रिफंड पर्पस के लिए, और 2 साल के लिए रेलिवेंट डेट क्या होती है? पेमेंट की डेट और इनवॉइस की डेट विच एवर इज लेटर, या कंप्लीशन और अपना पेमेंट विच एवर इज लेटर, जो भी दोनों को मैं बाद में आ रहा हो, वहां पर श्योर होता है कि आपकी सर्विस एक्सपोर्ट हो गई है और उसके 2 साल के भीतर आपको अपनी रिफंड की एप्लीकेशन देनी होती है। उसके बाद यहां पर एक सर्कुलर आता है। सर्कुलर में ये बताया गया था कि मेरे 5 लाख रुपए सर्विस एक्सपोर्ट से आने थे, लेकिन मैंने कुछ काम आउटसोर्स किया था ताकि काम मेरा जो मेरे क्लाइंट से डील कर रखी है वो टाइम पर पूरा हो जाए। 5 लाख रुपए आने थे, लेकिन किसी विदेशी को उसमें से 2 लाख मैंने बाहर से बाहर ही पकड़ा दिए, तो मुझे जो बेनिफिट मिलेगा वो 3 लाख पे मिलेगा या पूरे 5 लाख पे मिलेगा? सब मुझे पूरे के पूरे 5 लाख पे मिलेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अर्न किया था पूरा का पूरा 5 लाख। वो अलग बात है कि उसमें से 2 लाख मेरा खर्चा आ गया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेरा जो ग्रॉस रेवेन्यू था उस पर मुझे एक्सपोर्ट के बेनिफिट यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट का मतलब ब्रांच ऑफिस से लिया जाता है। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट का मतलब जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट है, और इसका मतलब यह है कि सेस का क्रेडिट उन्हीं को दिया जाता है जिनकी सेस की आउटपुट लायबिलिटी निकल कर आ रही होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरा मोटर गाड़ियों का शोरूम है, मैं कार खरीद के लाता हूं, सेस लग के आता है,
क्रेडिट बुक कर लूंगा क्योंकि मेरे आउटपुट सेस की लायबिलिटी बनेगी। सेस का क्रेडिट सेस के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जीएसटी का क्रेडिट, जीएसटी का आईडीटी, आईटीसी आउटपुट सेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। दूसरा, आपका सेस का क्रेडिट आउटपुट जीएसटी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। सेस की अलग दुनिया है। जीएसटी का सेस है आपका ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट, लेकिन चूंकि एक्ट अलग है इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ मिक्स मत कीजिएगा। उन एक्ट के तहत आईटीसी अलग है, इसका अपना क्रेडिट अलग होता है जो अपने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी अलग दुनिया यहां पर होती है। गवर्नमेंट का मतलब सीजीएसटी एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जाता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, और जब इंपोर्ट ड्यूटी पेबल होती है उसी वक्त आपका ये भी पेबल करवा दिया जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? सर्विस देने वाला बाहर का हो, लेने वाला इंडिया का हो, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया हो। ऐसे करके अगर बातें पूरी होती हैं, यहाँ पर फॉरेन करेंसी वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, ना ही डीम डिस्टिंक्ट जैसी बात है। बस इतने पर ही सर्विस को इंपोर्ट मान लिया जाएगा, और इंपोर्ट मानने पर रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी का पेमेंट करवा दिया जाता है। आगे चल के पढ़ेंगे, अगर सर्विस इंपोर्ट की जा रही है फॉर ए कंसीडरेशन, तो फिर चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हो या पर्सनल पर्पस के लिए हो, ऑलवेज उसे सप्लाई माना जाता है। और जीएसटी लगेगा, लेकिन 5वें गेट पर जाकर जब एग्जम्पशन की बात होती है तो सप्लाई तो बन गई थी चाहे बिजनेस पर्पस या पर्सनल पर्पस, लेकिन आगे चल के लिखा मिलेगा कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस इंपोर्ट कर रहा है तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को लेकर शेड्यूल 1 के अंदर भी सप्लाई वाले बॉक्स में बातें देखने को मिलती हैं। उसमें लिखा है कि अगर आपने किसी रिलेटेड पार्टी से ली हुई है अपनी सर्विस, एफओसी ली है और बिजनेस पर्पस के लिए ली है तो सप्लाई बनेगी, अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो आपकी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। वैसे करके इसकी तमाम प्रकार की बातें निकल के आती हैं। और जब भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर जीएसटी जाएगा, वो अपना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ही आपको उसका पेमेंट करना पड़ जाएगा। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी, एकदम ठीक है, और कौन दिक्कत वाली बात नहीं है। आईजीएसटी का मतलब आईजीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब, जो कि थियोरेटिकली आज 40% है, यानी कि 20% प्लस 20%, जो मैक्सिमम आज 40% आपको दिखाई दे रहा है, बट प्रैक्टिकली इसमें से जो नोटिफाइड मैक्सिमम है वो 14% प्लस 14% 28% है। जैसे आपकी गाड़ी का या बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो आपको दिखाता है स्पीड 200 तक की किलोमीटर पर आवर की, लेकिन एक्चुअल में आपकी बाइक या कार 140 तक ही भाग पाती है। तो ऐसे ही ये इसकी थ्योरेटिकल स्पीड है और ये इसका प्रैक्टिकल मैक्सिमम रेट यहाँ पर देखने को मिलता है। इंटरमीडियरी का मतलब होता है कि एक बिचौलिया आदमी हो गया जो कि दो व्यक्तियों की आपस में डील कराता है, चाहे वो डील गुड्स की हो, चाहे वो सर्विस की हो, सिक्योरिटी की हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो, किसी भी तरह की डील हो, डील कराने वाले व्यक्ति को हम यहाँ पर बोलकर चलते हैं इंटरमीडियरी। और ये कोई जिम्मेदार एजेंट नहीं होता है ना, ये जिम्मेदार नहीं होता, ये सिर्फ एक हवाई एजेंट होता है। दो पार्टीज को मिलाया, बात खत्म, ऐसी की तैसी। जैसे मान लीजिए आप एयर ट्रैवल एजेंट हैं और मुझे एयर इंडिया का टिकट चाहिए, तो एयर इंडिया और मुझे आपने मिला दिया मेरा टिकट करवा के, और इस सर्विस का नाम था पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए आपने मुझे और एयर इंडिया को, मतलब मुझे और एयर इंडिया को आपने यहां पर मिलवा दिया और अपना कमीशन यहां पर चार्ज कर लिया है। ठीक है जी। उसके बाद बात को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। लोकेशन ऑफ सप्लायर, वही बिजनेस प्लेस की लोकेशन या रेजिडेंशियल प्लेस की लोकेशन। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, एट द एंड इसकी पूरी लिंकेज मैं करके चलूंगा ओइडार की आपसे लेकर, ये ओइडार की बातें हैं, इनकी प्रॉपर लिंकेज बिल्कुल एट द एंड ऑफ द बुक में करके चलूंगा। सबसे आखिरी डिस्कशन मेरा ओइडार का ही होगा। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन, आउटपुट टैक्स का मतलब वही आउटवर्ड सप्लाई से जो जन्म लेगा उसे आउटपुट टैक्स कहा जाता है। एसईजेड नोटिफाइड एरिया, एसईजेड डेवलपर, जिसने एसईजेड को डेवलप किया उसे एसईजेड डेवलपर के नाम से जानते हैं। सप्लाई का मीनिंग पढ़ने वाले हैं, टैक्सेबल टेरिटरी हो चुका है। जीरो रेटेड सप्लाई रिफंड चैप्टर में इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, और इसके दो मायने होते हैं। पहला मायना होता है इंडिया से इंडिया के बाहर ले जाना, एक्चुअल में फिजिकली, ये जीरो रेट सप्लाई कहा जाता है। दूसरा, सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसकी यूनिट को या उसके डेवलपर को, ये भी आपका जीरो रेट सप्लाई कहला के चलता है, और इसके अकॉर्डिंगली प्रोविजंस दिए हुए हैं रिफंड चैप्टर के अंदर कि आगे किस प्रकार से इनके साथ में हैंडल किया जाएगा। इस प्रकार से आपकी डेफिनेशंस यहां पर आकर हो जाती हैं कंप्लीट। अब कोई ऐसा टेक्निकल शब्द नहीं बचा जिसका मीनिंग आपको यहां पर ना बताया गया हो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
चलें आगे। यस सर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी के अंदर आपके 4 सेक्शन आते हैं, सेक्शन नंबर 3, 4, 5 और 6 करके। यहाँ पर सेक्शन 3 के अंदर बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर ऑफिसर की, 4 में बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जूनियर ऑफिसर की, और 5 और 6 आते हैं क्रॉस एम्पावरमेंट के। सेक्शन 3 में जहाँ पर सीनियर अधिकारियों की अपॉइंटमेंट की जाती है, नाम बताते हैं प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, उसके बाद चीफ कमिश्नर, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर, फिर कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एसीडीसी, सुपरिंटेंडेंट, ऐसे करके आगे तक चले जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट करी जाती है। उसके बाद में जूनियर ऑफिसर आते हैं जिनको हम सपोर्टिंग स्टाफ के नाम से भी जानते हैं। एसीडीसी अबव रैंक के अधिकारी भी इनको अपॉइंट कर सकते हैं, हालांकि इनको अपॉइंट करने की पावर बोर्ड को दी गई है। बोर्ड में डेलीगेट द पावर टू एसीडीसी और अबव ऑफिसर्स टू अपॉइंट सच काइंड ऑफ सपोर्टिंग स्टाफ। इंटरनल पावर एक्सचेंज और एक्सटर्नल पावर एक्सचेंज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक सपोज करो सीजीएसटी का एडिशनल कमिश्नर है और एक कमिश्नर है, तो कमिश्नर अपनी कुर्सी, अपनी पावर एडिशनल कमिश्नर को देकर जा सकता है, या कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर की कुर्सी पर एंट्री कर सकता है, उसकी पावर को खुद एक्सरसाइज कर सकता है, अपनी पावर दे सकता है या दूसरे की पावर ले सकता है। ऐसे अधिकार की बात यहाँ पर कही जाती है। दूसरा, एक्सटर्नल क्रॉस एम्पावरमेंट, मतलब जैसे मान लीजिए सीजीएसटी का अधिकारी है, तो रिफंड का मैटर है, मेरा रिफंड की एप्लीकेशन बनती थी, मेरे जिस एरिया में मेरा अपना कारोबार था वहाँ मैंने अपनी एप्लीकेशन डाल दी, मेरी एप्लीकेशन पहुँचेगी सीजीएसटी या एसजीएसटी अधिकारी जो भी मेरे जुरिसडिक्शनल एरिया में आ रहा होगा। दरअसल एरिया कुछ ऐसे बना रखे हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में सीजीएसटी के भी अधिकारी हैं, एसजीएसटी के भी अधिकारी हैं, तो एक ही जगह पर दोनों इकट्ठे नहीं बैठा रखे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके इनकी अपॉइंटमेंट अलग अलग एरियाज में कर रखी है। कहीं सीजीएसटी बैठा है, कहीं एसजीएसटी अधिकारी बैठा है, और पावर इनको ये दे रखी है कि सीजीएसटी अधिकारी सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी का भी काम करेगा। अकॉर्डिंगली एसजीएसटी का अधिकारी जो होगा एसजीएसटी के साथ साथ सीजीएसटी का भी काम करके चलेगा। तो अगर रिफंड की एप्लीकेशन बनती है और वो एप्लीकेशन एसजीएसटी अधिकारी के पास में चली जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एसजीएसटी पार्ट को ही प्रोसेस करेगा, वो एसजीएसटी के साथ साथ सीजीएसटी जो पार्ट उसका बनता है उसको भी वो यहाँ पर प्रोसेस करके चलेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर करी जाती हैं। क्रॉस एम्पावरमेंट के अंदर ये चर्चा आपकी करी जाती है। और उसके बाद फिर आपका चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ आईजीएसटी का, लेकिन इस चैप्टर को हम करेंगे, ये 5वां चैप्टर आएगा एग्जामिशन का, उसे खत्म करने के बाद ये वाला चैप्टर हम डिस्कस करके चलेंगे। यहाँ से आ जाता है आपका बाबा की बूटी का पैटर्न, और ये आ जाता है आपका एक प्रकार से गेट नंबर 1 की बात यहाँ पर हम करके चलते हैं मालिक। इसमें बताते हैं भाई गुड्स और सर्विसेज क्या है, जरा बताइएगा। जहां गुड्स की बात करके चलते हैं तो गुड्स की परिभाषा 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। नंबर 1, इधर भाई साहब इधर बात कर रहा हूं मैं आपसे, नंबर 1 की जब बात करते हैं तो वहां लिखा होता है कि साहेब एनी काइंड ऑफ मूवेबल जो प्रॉपर्टी होगी उसे यहाँ पर गुड्स कहा जाएगा। मूवेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जिसे मूव कराया जा सकता हो, और वो भी प्यार से मूव कराया जा सकता हो, उसके लिए कोई किसी प्रकार का अंग भंग ना करना पड़े, तो उसको यहाँ पर कहा जाता है मूवेबल। इज इट ओके? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी। वेरी गुड मालिक। दूसरा इसमें आता है आपका कि वो वाली स्थिति जहां पर कि वो डाउट आ सकता है कि वो मूवेबल है या इमूवेबल है, वो वाली बात आपकी यहां पर बताई जाती है मालिक। जैसे कि मान लीजिए खड़ी हुई फसल हो गई, पेड़ हो गए, एटसेट्रा, ये ऐसी चीजें होती है जहां पर कि डाउट बन जाता है कि यार ये मूवेबल है या नहीं है, तो क्लैरिफिकेशन यहां पर प्रॉपर्ली दी गई है कि इनको भी यहां पर हम लोग गुड्स की कैटेगरी में रख के चलेंगे। उसके बाद में आता है आपका एक्शनेबल क्लेम, उसके बारे में बताकर चलता है कि देखिए भाई साहब, जो कॉन्टिजेंट असेट्स होती है, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी एटसेट्रा, पेंडिंग लिटिगेशंस, अनसिक्योर्ड डेट एटसेट्रा, ऑल दीज विल बी कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम को भी गुड्स कहा जाएगा। इस प्रकार से 3 हिस्सों में बढ़ जाती है आपकी परिभाषा। उसके बाद में आती है सर्विस की परिभाषा, उसमें बोलते हैं एनीथिंग, ऐसी की तैसी, एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो भी है वो सब का सब आपका सर्विस में काउंट किया जाएगा। सर्विस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन is active services and second one is passive services या not to do something,
कुछ करना, मैं कुछ कर रहा हूं, ये मेरा एक्टिव मोड आ जाता है। कुछ ना करना यानी कि जितने भी कैंसिलेशन चार्ज होते हैं, जितनी भी डील कैंसिल होती हैं, उनके जो भी चार्ज होंगे वो सारे के सारे सर्विस में काउंट किए जाएंगे। चाहे वो डील कैंसिल हुई हो गुड्स की, चाहे डील कैंसिल हुई हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की, चाहे डील कैंसिल हुई हो सर्विस की, ऑल डील कैंसिलेशन चार्जेस विल बी कॉल्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। राइट सर, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि भाई मनी और जो सिक्योरिटी है वो आपकी ना तो गुड्स कही जाएगी और ना ही वो आपकी यहां पर सर्विस कही जाती है, ये बात हम जानते हैं मालिक। इसके पहले हमारे पास चार्जेबिलिटी की बातें भी यहां पर करी जाती हैं। पहला सेक्शन आता है, सेक्शन 1 में बोलते हैं कि भाई इसका स्कोप क्या है इसका स्कोप बताइएगा। शॉर्ट टाइटल वगैरह क्या है, तो शॉर्ट टाइटल में सीजीएसटी एक्ट इसका नाम आ जाता है। एक्सटेंट इंडिया भर में फैला हुआ है और कमेंसमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को इसका कमेंसमेंट हो गया था। उसके बाद में आता है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन 9 है जो 5 हिस्सों में बटा हुआ है, 1, 2, 3, 4 और 5 करके। 1, 2 के अंदर एनसीएम की बात की जाती है। इसमें यह बताया जाता है बाबा की बूटी के हेडिंग को ध्यान में रखना, बताते कि गुड्स और सर्विस होना चाहिए एक्सक्लूडिंग 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इनको छोड़ दीजिए। बाकी गुड्स या सर्विस की हम बात करके चलेंगे। उनकी जब सप्लाई की जाती है इंट्रा, सीजीएसटी का तो इंट्रा की बात करेंगे, आईजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे तो इंटर की बात करेंगे, एसजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे तो इंट्रा की बात करी जाएगी। तो इंट्रा स्टेट उसकी सीजीएसटी का पढ़ रहे हैं तो इंट्रा स्टेट सप्लाई की जाती है, जहां पर सीजीएसटी आपका मैक्सिमम 20% से लगाया जा सकता है। सीजीएसटी का एज ऑफ नाउ मैक्सिमम रेट 14% का है, लेकिन थ्योरेटिकल मैक्सिमम 20% का है। तो उसकी सप्लाई जब इंट्रा की जाती है और टैक्सेबल पर्सन के द्वारा की जाती है, एग्जम्पशन को इग्नोर मार दीजिएगा, कंप्यूटेशन प्रेस्क्राइब्ड मैनर में करी जाएगी, वैल्यू निकाली जाएगी और जीएसटी का मैक्सिमम रेट यहां पर 14% रहेगा। सीजीएसटी का प्रेस्क्राइब्ड मैनर में टाइम ऑफ सप्लाई निकालकर जीएसटी का पेमेंट यहां पर करना पड़ जाएगा। ये थे सेक्शन 9(1) और 9(2). मैंने कुछ नहीं किया, बाबा की बूटी के जो हेडिंग थे डायग्राम के, उन हेडिंग्स को मैंने जोड़ दिया तो यहां पर निकलकर हमारे सामने बात आ जाती है। एनसीएम यानी कि सप्लायर को ही जीएसटी का पेमेंट यहां पे करना पड़ता है। उसके बाद में आते हैं 9(3) और 9(4) करके आते हैं, दोनों के दोनों आपके आरसीएम पर फोकस रख के चलते हैं। 9(3) में बताया जाता है कि बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज हैं, 7-8 तरह के गुड्स हैं और 20-25 तरह की सर्विसेज हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाने की पावर यहां पर दी गई है। 9(3) के अंदर जो पावर दी गई है, इसी के चलते आगे चल के एक नोटिफिकेशन इश्यू किया गया और उसके चलते ही एक प्रॉपर चैप्टर बन जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। चाहे वो एडवोकेट की सर्विस हो, चाहे सरकार के द्वारा दी जाने वाली सर्विस हो, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस हो, रिकवरी एजेंट की सर्विस हो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस हो, ऐसी बहुत सारी सर्विस आपको देखने को मिलती है जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाता है। लेकिन उसको लगाने की जो पावर है वो 9(3) से ही रेज करी जाती है। 9(4) के अंदर क्या बात करते हैं भाई साहब, इधर 9(4) थोड़ा और टेक्निकल यहां पर मामला आ जाता है। वो ये कहता है कि जब जब आपका जो सप्लायर आदमी है ये एक अनरजिस्टर्ड आदमी है, नंबर 2 जो रेसिपिएंट आदमी है वो आपका रजिस्टर्ड आदमी, सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड आदमी है और जो सप्लाई की जा रही है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जा रही है, तो वैसे वाले हालात में रिवर्स चार्ज का प्रोविजन बताया गया है। और जब रिवर्स चार्ज लगता है तो रेसिपिएंट आदमी ही तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, वो पिता बनकर जीएसटी का पेमेंट भी करेगा और माता बनकर उसका क्रेडिट भी वहां पर अवेल करके चलेगा। और जो आरसी में टैक्स भरा जाता है वो उसके लिए इनपुट टैक्स होता है, इसलिए उसका पेमेंट कैश लेजर से ही किया जाएगा, क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और पेमेंट होने के बाद उसी महीने के अंदर वो उसका यहां पर क्रेडिट भी बुक कर लेता है। ऐसे करके यहां पर बात करी जाती है मालिक। राइट है, हाँ जी सर जी, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9(4) जब इसका आपके आगे आएगा तो वहां देखेंगे कि सीमेंट के रेस्पेक्ट में ऑलवेज जो प्रमोटर है, जो रेसिपिएंट है, वो जीएसटी का पेमेंट करके चलता है। बाकी जो कैपिटल गुड्स एटसेट्रा है, जैसे सीमेंट कंक्रीट मिक्सर वगैरह हो गया उसके संबंध में भी हम उसमें जो प्रमोटर है वो जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। बाकी जो आपके गुड्स और सर्विसेज हैं उसके संबंध में वो 80-20 का फॉर्मूला काम करता है कि अगर आपने 20% तक अनरजिस्टर्ड से लिया है तो नोबडी लायबल टू पे जीएसटी, लेकिन उससे ऊपर अगर आपने लिया है तो वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपका लगा दिया जाएगा। ये थे आपके 9(3), 9(4) जो आरसीएम की बात करते थे। 9(5) के अंदर कहता है नीदर एनसीएम नॉर आरसीएम, ना तो एनसीएम लगेगा ना आरसीएम लगेगा, बल्कि कोई और ही काम करेगा। जैसे होता ना पति पत्नी और वो का मतलब कोई तीसरा आदमी वहां पर आ गया है। तो 9(5) की यहां पर बात करने जा रहे हैं। HMT इसका स्लोगन है। HMT का मतलब H फॉर होटल अकोमोडेशन, M फॉर मिसलेनियस यूटिलिटीज और T का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की यहां पर बात करी जाती है। इसमें
इसमें ये बताया जाता है प्रभु, जो चर्चा निकल के आती है, यहाँ पर हैं हम, इसमें जो बात निकल के आती है वो इस प्रकार से निकल के आती है कि देखिए ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हम बिजनेस कर रहे होते हैं, तो बिजनेस गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है। तो फिलहाल आप गुड्स को छोड़ दीजिए, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए सर्विस पर। सर्विस में भी 3 स्पेसिफाइड सर्विस जो कि HMT के नाम से मैंने आपके यहाँ पर बता रखी हैं। इनमें जनरली क्या होता है कि जो सप्लायर है वो आदमी छोटा होता है, तो सप्लायर जब छोटा होता है तो GST सरकार को चाहिए, क्योंकि सेक्टर बड़े होते हैं ये, इसलिए सरकार ने नियम बनाया कि ना तो जो रियलिटी में जो रेसिपिएंट आदमी है वो GST भर सकता है, सप्लायर रियल सप्लायर छोटा आदमी है, इसलिए जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है इसको पकड़ लिया जाएगा, ये व्यक्ति यहाँ GST का पेमेंट करके चलेगा और इसकी गर्दन यहाँ पर दबोच ली जाती है। अगर ये इंडिया का नहीं है, उबर ओला इंडिया के नहीं है, तो इसे इंडिया में अपना ऑफिस खोलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, अगर नहीं आए तो ऐसी कि तैसी यहाँ पर तुम्हारा ऑफिस बंद करवा देंगे। उबर ओला को ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसे डीम्ड सप्लायर बना दिया जाता है, लेकिन मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर और आपका ये होटल अकोमोडेशन के अंदर एक रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि अगर मान लीजिए जो आपका रियल सप्लायर है, अगर वो बड़ा है, जैसे होटल है, होटल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। छोटा है फिर तो ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि ओए हुए GST का पेमेंट करेगा, लेकिन अगर होटल छोटा है, छोटा मतलब 10 लाख 20 सॉरी होटल अगर बड़ा है, मान लीजिए होटल बड़ा है 10 लाख 20 लाख से ऊपर का अगर होटल जा रहा है तो होटल रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा, तो फिर रियल सप्लायर ही GST का पेमेंट कर देगा, फिर वहां पर डीमिंग फिक्शन अप्लाई नहीं करवाया जाएगा। दूसरा, जो आपके यहां पर ये मिसलेनियस यूटिलिटीज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ड्राई क्लीनर, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। छोटा है तो डीम्ड सप्लायर यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अर्बन कंपनी, वही GST का पेमेंट करके चलेगी। लेकिन अगर जो रियल सप्लायर है वो एक बड़ा व्यक्ति है, यानी कि 10 लाख 20 लाख से टर्नओवर उसको ऊपर जा रहा है, तो वैसे वाले मामले के अंदर वो रजिस्टर्ड बंदा होगा, और रजिस्टर्ड बंदा होने के कारण वो बंदा खुद अपनी लायबिलिटी को वहां पर डिस्चार्ज करके चलेगा। ऐसी वाली बात यहां पर मालिक बतलाई जाती है। इज इट ओके? यस सर। यहां तक की हमारी बात हो जाती है साहिब, एंड उसके बाद आगे क्या बोलते हैं सुनो जरा, तो ध्यान दीजिए। ये जो रिलैक्सेशन डाला गया है, ये रिलैक्सेशन इसमें और इसमें है। ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर वाले केस के अंदर तो ऑलवेज जो उबर या ओला है वही GST का यहाँ पेमेंट करके चलेगा। उसके बाद में चर्चा को बढ़ाते हैं आगे की तरफ कि ये तो चार्जिंग सेक्शन था आपका CGST एक्ट के अंदर। IGST एक्ट के अंदर भी अपना चार्जिंग सेक्शन है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क कहाँ पर आता है? जहाँ पर इसमें इंट्रास्टेट लिखा हुआ CGST के चार्जिंग सेक्शन में, IGST के चार्जिंग सेक्शन में वहीं पर इंटर स्टेट आपको लिखा हुआ मिलेगा। दूसरी बात ये कि CGST के सेक्शन में जहाँ पर 20% मैक्सिमम लिखा हुआ है, IGST वाले में आपको वहाँ पर 40% लिखा हुआ मिल जाएगा। वैसे करके बात करते हैं। और IGST के चार्जिंग सेक्शन के अंदर एक नई चीज़ और आती है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर GST का पेमेंट कस्टम लॉ के मुताबिक करवाया जाएगा। वैसी वाली बात भी आपकी वहाँ पर अलग से आ जाती है, जो कि CGST के चार्जिंग सेक्शन में नहीं आती है। बाकी सारे के सारे प्रोविजंस आपके ज्यों के त्यों मूव करके चलते हैं। इज इट ओके? यस सर। ये प्रॉपर लिंकेज मैंने आपकी पूरी यहाँ पर दे रखी है। इस प्रकार से ये आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ गया, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के संबंध में बता दिया गया कि यहाँ पर GST का जो पेमेंट है वो कस्टम डिपार्टमेंट को किया जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। वैसी वाली बात यहाँ पर बोल दी जाती है। उसके बाद में गुड्स और सर्विस की परिभाषाएं आ गई, जो मैं आपको ऑलरेडी मालिक कवर करवा चुका हूँ। उसके बाद में हमारा यहाँ पर आ जाता है साहिब सप्लाई का चैप्टर, यहाँ पर मालिक आ जाता है। सप्लाई चैप्टर के अंदर हमारे पास एक शानदार सा डायग्राम यहाँ निकल कर आता है, जिसकी चर्चा हम आपसे यहाँ पर करके चलते हैं। इसमें क्या बताया जाता है, देखिए सप्लाई का जो डिस्कशन वो बेसिकली 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से के अंदर बात आता है कि क्या सप्लाई बनेगी, दैट्स इट। तो उसमें भी 2 बातें होती हैं, एक होती है विद कंसीडरेशन, एक होती है विदाउट कंसीडरेशन। वैसे करके यहाँ पर बात करी जाती है। विद कंसीडरेशन के अंदर ABC टेस्ट पास करना होता है, एक एक्टिविटी होनी चाहिए बिजनेस के दौरान या बिजनेस संबंधी वो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। वैसी वाली बात यहाँ पर बोली जाती है। और बिजनेस ड्यूरिंग द बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो आपकी होनी चाहिए। और C का मतलब है कंसीडरेशन भी होना चाहिए।
एक्टिविटी के अंदर सेल हो, एक्सचेंज हो, बार्टर हो, लीज हो, लाइसेंसिंग हो, कुछ भी हो, ऐसी कि तैसी क्यों ना हो, अगर एबीसी टेस्ट पास हो जाता है तो उसे हम यहां पर बोलकर चलते हैं कि घटना आपकी सप्लाई बना दी गई है। दूसरा, इसी के अंदर एक और एलिमेंट आता है कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, सप्लायर बाहर का है, रेसिपिएंट आपका इंडिया का है सप्लायर बाहर का है, रेसिपिएंट आपका इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपका इंडिया के अंदर ही भी है, फॉरेन करेंसी का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। तो आपने अगर फॉर ए कंसीडरेशन सर्विस ले रखी है तो वैसे वाले मामले के अंदर वो चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए हो, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर हम उसे यहां पर सप्लाई मानकर चलते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जो पर्सनल पर्पस के लिए ली हुई है वो सप्लाई तो बन गई है, लेकिन 5वें गेट पर जाकर जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर जाकर आपको एक एग्जम्पशन मिलेगी कि एनी इंपोर्ट ऑफ सर्विस टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं, आरबीआई की एजेंसी की यहां पर बात करके चलता है, जिसमें शेड्यूल नंबर 1 आपको बताया जाता है। उसके अंदर बताते हैं सबसे पहले, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में हो रहा हो या रिलेटेड पार्टी के बीच में हो रहा हो, भले ही एफओसी क्यों ना हो, उसके बावजूद भी वहां पर जीएसटी लगाया जाएगा। डीम्ड डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं? अगर मेरे ही 2 प्रीमिसेस हैं और दोनों के बीच में बॉर्डर आ जाता है, यानी एक है इंडिया में और दूसरा मेरा अमेरिका में है, तो कंट्री का बॉर्डर आ गया, दोनों डीम्ड डिस्ट्रिक्ट कहे जाएंगे। दूसरी बात निकल के आती है कि अगर मेरा एक कारोबार हरियाणा में है, एक कारोबार मेरा पंजाब में है, तो दोनों के बीच में स्टेट का बॉर्डर आ गया, दोनों को डीम्ड डिस्टिंक्ट यहां पे कहा जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि मान लीजिएगा यहां पर आकर मेरा एक कारोबार हरियाणा में है और दूसरा अंडमान में है, तो बीच में एक बॉर्डर आ जाता है, दोनों को यहां पर डीम्ड डिस्टिंक्ट अपना कहा जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 यूटी के बॉर्डर बीच में आ सकता है, तो जहां पर बॉर्डर बीच में आ जाएगा, एक ही व्यक्ति के 2 अलग अलग कारोबार हैं, बीच में बॉर्डर आता है, तो उनको डीम्ड डिस्टिंक्ट कहा जाता है। सर अगर मान लीजिए सेम स्टेट या यूटी के अंदर हो, अगर सेम स्टेट या यूटी के अंदर है और उनके अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, मान लीजिए मेरा उत्तर प्रदेश के अंदर 2 कारोबार हैं, इसका अलग रजिस्ट्रेशन है, दूसरे का अलग रजिस्ट्रेशन है, तो अब भी इनको अलग अलग माना जाएगा, डीम्ड डिस्टिंक्ट माना जाएगा। लेकिन सेम स्टेट के अंदर मेरा उनका एक ही रजिस्ट्रेशन है, एक ही रजिस्ट्रेशन पर सारे प्रीमिसेस चढ़े हुए हैं, तो फिर ये डीम्ड डिस्टिंक्ट वाली बात निकलकर नहीं आएगी। तो सप्लाई डीम्ड डिस्टिंक्ट के बीच में हो रही हो या रिलेटेड पार्टी के बीच में हो रही हो, जिसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, फैमिली मेंबर्स एटसेट्रा या एक दूसरे को कंट्रोल करने वाले, इनको बोलते हैं रिलेटेड पार्टीज। तो वहां पर सप्लाई भले ही आपकी एफओसी क्यों ना हो रही हो, उसके बावजूद भी हम इसे यहां पर सप्लाई मानकर चलते हैं और जीएसटी की बात करी जाती है। आगे चलकर रूल नंबर अपना जो 28 आता है, वहां पर आकर डीम्ड डिस्टिंक्ट से हम बात करके चलते हैं और वहां पर अलग अलग तरीके आपको बताए जाते हैं वैल्यूएशन करने के लिए, वहां पर जाकर बात करी जाती है। उसके बाद में आगे बोलता है ट्रांसफर और डिस्पोजल। अगर आप अपनी किसी बिजनेस असेट का परमानेंट ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके संबंध में आप अपना आईटीसी बुक कर चुके हैं, तो चूंकि आईटीसी लेकर बैठे, खाकर बैठे हैं और आपने उस मशीन को परमानेंटली आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया यहां से बिजनेस असेट को, तो ऐसे वाले मामले के अंदर चूंकि हमें यहां पर जीएसटी लगवाना था, ऐसे नहीं जाने देंगे, तो इसलिए कहा गया कि इस घटना को सप्लाई माना जाएगा और आउटपुट जीएसटी निकाल कर चलेंगे यहां पर। और आगे चल के आईटीसी के चैप्टर में पहुंचोगे, ऐसे वाले हालात के अंदर जाकर 18 सेक्शन 18 का सब सेक्शन 6 लग जाता है और उसके अंदर चूंकि आप आईटीसी ले चुके थे, वहां क्वार्टरली परसेंटेज के हिसाब से या मंथली प्रोपोर्शनेट करके आप एक अमाउंट निकालोगे कि रिमेनिंग आईटीसी आपका कितना बचता है, उसके अनुसार से कितना रिवर्सल करना आपका बनता है। तो आईटीसी का रिवर्सल सेक्शन 18 के मुताबिक कितना बनता है, आउटपुट जीएसटी कितना बनता है, विच एवर इज हायर, उतने का फाइनली आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्वार्टर काउंटिंग ठीक से कीजिएगा। क्वार्टर का जो प्रीफिक्स मैंने करके बताया था, क्वार्टर टू क्वार्टर, किस क्वार्टर में परचेज किया था, किस क्वार्टर में बेचा है, तो इनको मिलाते हुए आप काउंट कर लीजिए आपके टोटल कितने क्वार्टर बनते हैं, उसके हिसाब से ही आपकी कैलकुलेशन करी जाती है। उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहां पर भी आपकी आ जाती है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मामला है, लेकिन वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपने इंपोर्ट करी है, किसी रिलेटेड से कर रखी है, और रेसिपिएंट आदमी यहां पर इंडिया के अंदर है, चाहे वो टैक्सेबल पर्सन है या नहीं भी है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए आपने यहां पर उसे इंपोर्ट किया है, तो निश्चित तौर पर इसे सप्लाई बनाया जाएगा और रिवर्स चार्ज के अंदर यहां रेसिपिएंट आदमी को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। वैसे करके यहां पर बोला जाता है मालिक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसने से ये अच्छा एक और रह गया, प्रिंसिपल और एजेंट।
प्रिंसिपल आदमी वो होता है जिसके बिहाफ पर एजेंट काम करते हैं, और एजेंट वो होता है जो दूसरों के बिहाफ पर काम करता है। यहां एजेंट का मतलब रिस्पॉन्सिबल एजेंट से है, जिसके थ्रू होकर बिलिंग की जाती है। प्रिंसिपल एजेंट को बिलिंग करता है, एजेंट अपने कस्टमर को आगे बिलिंग करता है। या फिर पीछे से कोई बंदा, जहां से हमारा बाइंग एजेंट है, तो बंदा एजेंट को बिलिंग करता है, एजेंट हमें बिलिंग करता है। तो जब एजेंट के थ्रू बिलिंग की जाती है, उस वाले एजेंट, उस वाले रिस्पॉन्सिबल एजेंट की मैं बात आपके यहां करके चल रहा हूं। तो प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करे या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करे, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर उसे हम यहां पर सप्लाई मानकर चलते हैं, भले ही वो ट्रांजैक्शन आपकी एफओसी क्यों ना रही हो, वैसे करके। उसके बाद में आगे चर्चा बढ़ती है, आगे बोलते हैं भैया पार्ट बी के अंदर कहा जाता है कि ठीक है सप्लाई तो बन गई, एक गाना है हरियाणवी बहू काले की, सुनकर देखना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब यहां ये तो पता लग गया कि ये बहू बन गई है, सप्लाई क्या है, लेकिन सप्लाई किसकी है, गुड्स की है सर्विस की, तो बहू तो बन गई, लेकिन किसकी है, काले की या गोरे की, ये तो बता दीजिए। अब ये क्वेश्चन नहीं है कि सप्लाई है या नहीं, सप्लाई तो है, पर किसकी, गुड्स की या सर्विस की, ये क्वेश्चन अगले स्टेप पर आ जाता है। तो यहां पर शेड्यूल नंबर 2 आता है, जो कई सारी बातें आपसे करके चलता है। इसमें बताते हैं कि अगर देखिए जो गुड्स आपका इन्वॉल्व हो रखा है इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर, और उसमें बताते हैं कि गुड्स की ओनरशिप, मूवमेंट तो गुड्स का है, लेकिन क्या गुड्स की ओनरशिप आगे ट्रांसफर हो रही है। अगर गुड्स की ट्रांसफर हो रही है ओनरशिप या हो जाएगी, तो इसे मानते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स का नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर गुड्स की ओनरशिप ना तो ट्रांसफर हो रही है ना आगे ट्रांसफर होगी, वैसे वाले मामले के अंदर से सप्लाई ऑफ सर्विस का नाम दिया जाएगा। तो सारा कुछ टिका होता है आपकी ओनरशिप के ऊपर। हायर परचेज ट्रांजैक्शन होती है, ओनरशिप भविष्य में सप्लाई हो जाएगी एट द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो वैसे वाले मामले के अंदर इनिशियली ही उसे सप्लाई ऑफ गुड्स के रूप में कंसीडर किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफर ऑफ राइट और राइट टू यूज, यानी कि जो लीज पर देते हो, तो वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जहां पर परमानेंट सी वर्ड आ जाता है, तो वहां से वो आपकी बैलेंस शीट से हट गई ना, ओनर बैलेंस शीट से हट गई तो ओनरशिप चेंज हो गई ना। तो बैलेंस शीट से हटना या ओनरशिप चेंज होने का मतलब यही हो जाता है आपका कि अब वो आपकी ओनरशिप में नहीं रही है, इसलिए उसे सप्लाई ऑफ गुड्स के रूप में कंसिडर कर लिया जाएगा, ऐसे करके वहां पर बोला जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में बात करते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ लैंड और बिल्डिंग्स। अगर लैंड है, अगर आपने बेच दिया, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, इसे इस प्रकार से हम क्लासिफाई करके चलते हैं। दूसरा, अगर आपने लीज पर दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग आपकी दो प्रकार की होगी, कंप्लीट बिल्डिंग या आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। कंप्लीट बिल्डिंग है, बेच दिए तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और अगर आपने उसे रेंट आउट किया है तो वो आपकी लीज आउट किया तो आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट कर ली जाएगी। अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करके चलते हो तो वहां पर अगर आपने उसे बेच दिया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस, किराए पर देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन की सेल हुई है। अब ये पता कैसे चलता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन की सेल हुई है या कंप्लीट की सेल हुई है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट या पोजेशन विच एवर इज अर्लियर। जो पहली पेमेंट उस प्रॉपर्टी के संबंध में करी गई है, उस समय क्या प्रॉपर्टी कंप्लीट थी। अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी आपकी यहां पर कंप्लीट हुई है या पोजीशन आपने यहां पर ले लिया है, और पहली पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट चाहे 2 रुपए की क्यों ना हो, 1 रुपए क्यों ना हो, इससे पहले पकड़ लिए तो बस फिर उसे सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन अगर पहली पेमेंट इस घटना के कंप्लीशन के बाद आई है तो फिर वो कंप्लीटेड प्रॉपर्टी की सेल वहां पर मानी जाती है, और फिर उसके ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा, ऐसे करके बोला जाता है। उसके बाद में आती है आपकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी आईपीआर। अगर जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज होती है, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा, आपके जो मालिक होते हैं, इनके संबंध में यह बताया जाता है कि अगर आपने इनका टेम्परेरी ट्रांसफर किया तो सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट किया जाता है, और अगर मान लीजिए आपने इसे परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है तो वैसे वाले मामले के अंदर से बोला जाता है कि भाई ये आपका सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया जाएगा। सेम सिचुएशन आपके सॉफ्टवेयर के संबंध में आती है। सॉफ्टवेयर जो होता है, अगर आपका कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर तो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा, और अगर आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है तो वैसे वाले मामले के अंदर उसका टेम्परेरी ट्रांसफर तो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा, और अगर आपका परमानेंट ट्रांसफर कर दिया गया है तो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर उसे क्लासिफाई कर दिया जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स और सर्विस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उसे एक सर्विस कहा जाता है। जॉब वर्कर अपने यहां जाकर कुछ रंग भी मिलाता है, मान लीजिए रंग रेजा है, अपनी मेहनत भी करता है, गुड्स भी मिलाता है, तो वैसे वाले मामले के अंदर उसे भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस के रूप में जानकर चलते हैं। केटरिंग, रेस्टोरेंट एटसेट्रा, नेगेटिव एक्टिविटीज, ये सभी के सभी आपके सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। एम्प्लॉय के संबंध में एक छोटी सी बात बताई जाती है कि अगर एम्प्लॉय को जो गिफ्ट आप दे रहे हो 50,000 पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर, ओ भाई साहब इधर
पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर 50,000 तक का है, कोई जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। लेकिन अगर पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर, पर दो बार है, पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर 50,000 से ऊपर चला जाता है, 51,000 हो जाता है, तो पूरा का पूरा 51,000 जीएसटी के दायरे में आपका आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग आईटीसी भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में चर्चा और आगे बढ़ी। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बीच में आता है कि अगर मान लीजिए आपने चालू बिजनेस को बेच दिया है, अगर आपने चालू बिजनेस को बेच दिया तो जो बिजनेस को बेचा है वो तो एक सर्विस है और आगे चल के एग्जम्पशन में चली जाती है। लेकिन ऐसे वाले मामले के अंदर कोई डीम्ड सप्लाई ऑफ बिजनेस असेट नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ ओनरशिप चेंज हुई है बिजनेस की, और जो नया ओनर आया है, मान लीजिए पिता ने पुत्र के नाम पर बिजनेस कर दिया, तो जो स्टॉक है उसकी कोई डीम्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब बेटा बेचेगा तो सरकार को उस पर जीएसटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दुकान बंद कर देते हो तो जो स्टॉक पड़ा हुआ था उस पर सरकार को जीएसटी नहीं मिलेगा, इसलिए सरकार उसको डीम्ड सप्लाई यहां पर मान लेती है, डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स यहां पर मान लेती है, और अकॉर्डिंगली जीएसटी भी वहां पर आपका पेबल हो जाता है। अगले पार्ट में आता है, यहां पर आकर कहता है नो सप्लाई। इसमें बोलता है आपका नो सप्लाई। नो सप्लाई का मतलब हो गया जी न्यू मैजिक ऑफ WG लीकर वाले, न्यू मैजिक ऑफ WG लीकर वाले, ये आपका यहां पर आता है। सेक्शन 7 है, साथ में शेड्यूल 3 इसमें जुड़ता है, उसके मुताबिक सारी बात यहां निकल कर आती है। उसमें यह बताया जाता है न्यू मैजिक, एन का मतलब हो गया एंटिटी टू एंटिटी। अगर गुड्स का मूवमेंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की तरफ किया जा रहा है विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इनटू इंडिया, ऐसे वाले मामले के अंदर ये कोई सप्लाई बनी नहीं, जब इंडिया में गुड्स आया नहीं, डेस्टिनेशन इंडिया हुआ ही नहीं, तो क्या जीएसटी लगेगा? अगर लगता तो ये वाली बात होती कि तू कौन कि मैं खामोखा। अबे क्या मतलब है भाई साहब, अबे गुड्स इंडिया में आया है नहीं, इंपोर्ट हुआ है नहीं, तो खामोखा जीएसटी क्यों लगा सकते हो भला? तो एंटिटी टू एंटिटी अगर मूवमेंट, एंटिटी टू एंटिटी अगर मूवमेंट होता है तो इस घटना को सप्लाई नहीं बनाया जाएगा, जीएसटी की बात हम नहीं करके चलेंगे। तो न्यू मैजिक, ई का मतलब आता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अगर अगर एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है तो उस पर भी जीएसटी नहीं है, और जो गिफ्ट वगैरह की बात करी जाती है उसके संबंध में तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन जो सैलरी है जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए कर रहा है उसके बदले जो सैलरी पा रहा है उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसे सप्लाई हम नहीं मानकर चलते हैं। डब्ल्यू का मतलब है वेयर हाउस्ड गुड्स, कि इंडिया के बाहर से कोई गुड्स आ रहा था लेकिन कस्टम एरिया में छुड़ाने से पहले, चाहे वो वेयर हाउस में हो, चाहे वो पोर्ट में हो, चाहे वो पहले हो, अगर कस्टम एरिया में छुड़ाने से पहले बेच दिया जाता है तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, ना ही जीएसटी लगेगा। चूंकि जीएसटी लगाना नहीं है इसलिए कस्टम एरिया में बेचने से पहले जितनी बार भी सेल होगी उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, एंड नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एट ऑल उसके ऊपर। न्यू मैजिक, न्यू मैजिक, एम का मतलब आता है मॉर्चरी सर्विसेज, जो शमशान घाट तक शव को जलाने, दफनाने या किसी और तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए वहां पर जो पर्ची वर्ची करती है शमशान घाट के अंदर, उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि इसे सप्लाई नहीं मानते हैं। मोरोवर वहां तक जो वाहन जा रहा है उस वाहन के ऊपर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी, ऐसे करके। ओके, ए का मतलब है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम के यूं तो कई सारी फॉर्म होती हैं, अनसिक्योर्ड डेट्स भी होता है और पेंडिंग लिटिगेशंस भी होती है, बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी भी होती है। तो बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी एटसेट्रा ये तो सप्लाई तक रहेगी, इसके अलावा जितने भी अदर फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम है सब के सब यहां से बाहर कर दी जाएंगे, उन पर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। जी का मतलब है गवर्नमेंट पीपल, पीपल ऑन द फ्लोर, जिसमें आपके प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, गवर्नर जी, चेयरपर्सन हो गए गवर्नमेंट बॉडीज के, इन सब के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी को सप्लाई नहीं माना जाएगा। जहां तक सवाल है डायरेक्टर का, तो जो फुल टाइम डायरेक्टर होता है, होल टाइम डायरेक्टर होता है, उसको मिलने वाला रेमुनरेशन तो सैलरी होता है, लेकिन जो पार्ट टाइम आपका डायरेक्टर होता है ना मालिक, तो पार्ट टाइम जो डायरेक्टर होता है अगर वो गवर्नमेंट बॉडी का है तो सप्लाई नहीं मानेंगे, अगर नॉन गवर्नमेंट बॉडी का है तो जीएसटी लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज में लगेगा। कंपनी लाइबल टू पे जीएसटी ऑन दैट, ऐसे करके वहां पर बोला जाता है। ठीक है सर जी। न्यू मैजिक, आई का मतलब आ जाता है यहां पर आपका, आई का मतलब क्या है? न्यू मैजिक, आई का मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मतलब कंप्लीट बिल्डिंग से है, उसकी सेल की जाती है तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी का लोड आता है, ना कि जीएसटी का लोड आएगा, तो उस घटना को यहां पे सप्लाई नहीं माना जाता है। ऐसी वाली बात यहां पर आपको बतलाई जाती है साहब।
उसके बाद में आगे बढ़िएगा, आगे क्या बोलता है, न्यू मैजिक, सी का मतलब हो गया कोर्ट कचहरी एटसेट्रा, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो किसी या नहीं आरबी नहीं या आपके कोई किसी प्रकार का ट्रिब्यूनल हो, जीएसटी अपलेट ट्रिब्यूनल हो, आईटीएटी हो, या फिर आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल हो, या कोई और ट्रिब्यूनल हो, उनके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज को सप्लाई नहीं माना जाता है और उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। न्यू मैजिक, मैजिक ऑफ डब्ल्यू जी का मतलब हो गया कि जो एक्टिविटीज आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू के द्वारा बताई हुई हैं कि सरकार को ये काम करने हैं, तो वो वाली एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में भी, जैसे कि लैंड कंसोलिडेशन हो गया, लैंड को फर्टाइल बनाने की एक्टिविटीज हो गई, सैनिटाइजेशन का काम हो गया, इन तमाम एक्टिविटीज की दैट इज परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, उसके ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी, ऐसे करके वहां पर बोल दिया जाता है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर बात को और हमने आगे बढ़ाया, न्यू मैजिक ऑफ डब्ल्यूजी, लीकर वाले, लीकर का जो लाइसेंस मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है लीकर का लाइसेंस, तो लीकर जो शॉप चला रहा है उस बंदे का अपना तो कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि शराब जीएसटी की दुनिया से बाहर है, लेकिन शराब का ठेका चलाने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट से उसे लाइसेंस लेना पड़ता है, उस लाइसेंस को क्या सप्लाई मानोगे? देखो, अगर यहां सप्लाई मान लेते जीएसटी लग जाता, तो चूंकि सप्लायर बनती स्टेट गवर्नमेंट, तो यहां रिवर्स चार्ज में बंदे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता, जिसका खुद की हरकतों की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसे आरसीएम में यहां पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता मेरे बच्चा। इसलिए यहां पर कह दिया कि भाई साहब सुनिए, ठहरिए, हमारी बात सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं आपसे कि इसको ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसे हम सप्लाई ही नहीं मानते हैं। जो लाइसेंस मिला शराब बेचने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे और उस फीस के ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। तो यह आ जाता है आपका न्यू मैजिक ऑफ डब्ल्यूजी, लिकर वाले तक की बात यहां पर आपका हो जाती है। ऐसे करके यहां पर बोला गया है मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले। उसके बाद में आता है आपका कंपोजिट सप्लाई, नेचुरल बंडलिंग, जहां पर पीएनटी टेस्ट पूरा हो जाए, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज हो एंड दैट आर नेचुरली बंडल्ड हो, और उनके बीच में एक सर्विस प्रिंसिपल सप्लाई हो जिसमें कि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स हो, तो ऐसे वाले बंडल को हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। और सेक्शन 8 के मुताबिक इसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई के अंदर कर दिया जाता है, यानी कि इस पूरे बंडल के अंदर जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी, पूरे बंडल को उसी नाम से बुलाया जाएगा, वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है मालिक। अच्छा सर जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई बंडल है और वो आपका यहां पर कंपोजिट बंडल की जो डेफिनेशन है उसको पूरा नहीं करता है, तो उसे मिक्स्ड सप्लाई कहा जाएगा। और सेक्शन 8 के मुताबिक मिक्स सप्लाई का जो नियम है वो ये है कि उनमें से जौन सी भी वाली कमोडिटी का या सप्लाई का हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा, उसमें उसे क्लासीफाई यहां पे करवा दिया जाता है। ये तमाम प्रकार की बातें आपकी यहां पर लिखी हुई हैं। और उसके बाद में यहां पर आते हैं आपके कुछ एक सर्कुलर्स भी यहां पर आ जाते हैं। सर्कुलर्स के अंदर एक सर्कुलर ये आता है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल डोनर है, और वो किसी ट्रस्ट को, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को चला रहा है इस प्रकार का, उसको कोई चंदा देकर आता है और मान लीजिए पत्थर लगवा दिया, वहां पर जो कैंपस था, कैंपस में पत्थर लगवा दिया, उस पर लिखवा दिया इन द मेमोरी ऑफ हर फादर या वट जो भी है, ऐसे लिखवा देते हैं। तो ऐसा करवाने से उस इंडिविजुअल डोनर को कोई कॉमर्शियल गेन नहीं मिला। ऐसे वाले हालात में हम ये नहीं कह सकते कि ट्रस्ट ने उसे कोई किसी प्रकार की सप्लाई यहां पर दी है, अतः इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, बिकॉज नथिंग गेन्ड फ्रॉम द ट्रस्ट। हां, अगर वो एक कंपनी देकर चलती, कंपनी का नाम लिखा हुआ होता, क्योंकि कंपनी के नाम तो यूनिक होते हैं ना मालिक, मेरा नाम यूनिक नहीं है, राजकुमार 1 लाख राजकुमार हो सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है ना जी, वैसे करके, लेकिन कंपनी का नाम यूनिक होता है, ब्रांड नेम, लोगो वगैरह कुछ इस प्रकार से पब्लिसाइज करके चल रहे हैं, तो वहां पर हमें कमर्शियल गेन मिल जाता है, फिर जरूर उस घटना को सप्लाई बनाया जाएगा। लेकिन जब एक इंडिविजुअल डोनर इस प्रकार की हरकतें कर रहा है तो वहां पर उसे सप्लाई नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद में हमारे कुछ और भी सर्कुलर्स यहां पर आते हैं जिनके अंदर यह बताया जाता है
कि सप्लाई ऑफ बुक्स, पैम्फलेट एटसेट्रा। मैंने एग्जांपल ले रखा था ओम आर्ट प्रेस का, एक पब्लिशर है, उसको मैंने सॉफ्ट कॉपी अपनी किताब की दे दी और वहां से बनकर वो हार्ड कॉपी बनकर आ रही है। वैसे वाले मामले के अंदर उसे मानते थे सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विस, उसे माना जाता था। मांगता है क्या, मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर मांगने का नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव वहां पर प्रिंटिंग का था। मल्टीपल सप्लाईज गुड्स और सर्विस वो बंदा इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद उसमें जो मेन सप्लाई उसे प्रिंटिंग, यानी कि अगर वो मुझे बुकलेट फॉर्म चीज कुछ दे रहा है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट किया जाता था। लेकिन अगर उसी बंदे के पास में टिश्यू पेपर छपा के मंगवाता हूं या कार्टन बॉक्स मंगवाता हूं या फिर कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह की बात करता हूं जिनमें कोई बाइंडिंग वाइंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वैसे वाले मामले के अंदर वहां से जो मेरे पास में आया उसे सप्लाई ऑफ गुड्स के रूप में क्लासिफाई किया जाता था। ऐसा बताया था आपको इस वाले सर्कुलर ने यहां पर आकर। उसके बाद में अगला यहां पर सर्कुलर आया था जिसमें इंटरस्टेट मूवमेंट की बात हम कर रहे थे। तो नॉर्मल प्रोविजन यह है कि अगर मोटर व्हीकल है और उसका मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह के लिए हो रहा है फॉर फर्दर सप्लाई के लिए, कि उसकी आगे फर्दर सप्लाई करी जाएगी, तो ऐसे वाले मामले के अंदर ये डीम्ड डिस्टेंस के बीच में अगर होती है तो एफओसी होने के बावजूद भी इसे यहां पर हम सप्लाई मानकर चलते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी सप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि एक रिपेयरिंग मेंटेनेंस वाला व्हीकल होता है, वो आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, डीम्ड डिस्टेंस के बीच में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि परमानेंट मूवमेंट नहीं हो रहा, बैलेंस शीट से मूवमेंट नहीं हो रहा। भाई अगर एक शोरूम दूसरे शोरूम को माल सप्लाई कर रहा है जो आगे फर्दर सप्लाई किया जाएगा तो बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास रिपेयर मेंटेनेंस का व्हीकल है और वो यहां से कुछ समय के लिए वहां जा रहा है तो बैलेंस शीट से बैलेंस शीट में मूवमेंट नहीं हुआ मालिक, इसे यहां पर सप्लाई नहीं माना जाता है। जब बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर हो जाते हैं डीम्ड डिस्टेंस के बीच में, उसे ही सप्लाई मानकर चलते हैं। मेरे पास एक क्रेन मशीन है, मेरा ऑफिस गाजियाबाद में भी है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है। मशीन मेरे पास यही है, जहां जरूरत पड़ती है वहीं ऑफिस पे जाती है मशीन, काम करके आ जाती है लौट के। इसे भले ही डीम्ड डिस्टेंस के बीच में मूव क्यों ना कर रही हो, हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे। डीम्ड डिस्टेंस के बीच में बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर होना जरूरी होता है, तभी उसे हम यहां पर सप्लाई मानकर चलते हैं। उसके बाद में लैब का एक एग्जांपल यहां पर आया था जिसमें मैंने एग्जांपल देके समझाया था सिंपल वर्डिंग्स में कि मेरे पास में 100 लीटर दूध आता है, उस दूध में से मैं 15 लीटर क्रीम निकाल लेता हूं और बाकी जो 85 लीटर दूध था उसे वापस कर देता हूं। तो मेरा इस बंदे से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मांगता है क्या, वो क्रीम का हुआ। मैंने पैसे क्रीम के दिए, जो 15 लीटर क्रीम मैंने अपने पास में रख ली है और उसी का मैं यहां पर ट्रांजैक्शन होगी, बिलिंग भी क्रीम की ही कराई जाएगी। हालांकि ईवेबल दूध का बनेगा बिकॉज प्रैक्टिकली दूध का मूवमेंट हुआ है, तो ईवेबल दूध का बनेगा, लेकिन जो इनवॉइसिंग होगी वो यहां पर क्रीम की करवाई जाएगी बिकॉज मेरी ट्रांजैक्शन क्रीम की है। तो 15 लीटर क्रीम के ऊपर जीएसटी का पेमेंट मैं कर दूंगा और 85 लीटर जो दूध उसके पास में वापस चला गया टोन्ड मिल्क, जब भी वो उसे बेचेगा तो वो उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट कर देगा। ये लैब वाला आपका यहां पर आ गया था। एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग, बस बॉडी बिल्डिंग के बारे में सर्कुलर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करके बता रहा है कि यहां पर इसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे या गुड्स मान के चलेंगे, पर मेरे हिसाब से एक प्रकार की जॉब वर्क एक्टिविटी है, इसलिए इसे सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट किया जाना चाहिए। रीट्रीडिंग ऑफ टायर, आपका उद्देश्य रबड़ खरीदना नहीं, रबड़ चढ़वाने का था। उनकी जो कलाकारी रबड़ चढ़ाने में होती है, इसलिए रीट्रीडिंग ऑफ टायर सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट किया जाएगा, इवन दो रबड़ भी अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पुराना टायर भी उन्हीं का, रबड़ भी उनकी, चढ़ाई भी उन्होंने, तो फिर वहां क्या बोल के चलोगे? तो वहां आप बोलोगे सप्लाई ऑफ टायर बोला जाएगा, रीट्रीडिंग का नाम निशान वहां से मिट जाएगा क्योंकि उसमें मेन आर्टिकल आपका टायर वहां पर आ जाता है। राइट सर। उसके बाद में आगे बोलते हैं कि भाई यहां पर जो कंज्यूमर फोरम वगैरह में जो फीस जाती है, नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एट ऑल। एंड उसके बाद में आगे बोलते हैं साहब कि बस इतना ही बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहां पर सप्लाई का ये जो चैप्टर है ये मालिक आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अगला डिस्कशन आता है आपका यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर हम अपनी बात करके चलते हैं। चलें चलें बोलो चलें। सर जी देख लो, प्लेस ऑफ सप्लाई बाबा की बूटी के मुताबिक अगर हम यहां पर बात करके चलते हैं मालिक तो कुछ ऐसी निकल के आती है। कैसी भला बताते हैं, रुको जरा। गुड्स या सर्विस की हम अपनी बात कर चुके हैं। उसके बाद में हमारी यहां पर जो बात हो रही है आपकी ये सप्लाई क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, उसकी बात हमारी प्रॉपर हो जाती है। उसके बाद चर्चा आती है आपकी इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट, यहां पर ये चर्चा आपकी निकल कर आ जाती है। तो आइए इसकी भी शुरुआत हम कर ही देते हैं मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे कबूतर।
तो यहां पर जितने भी सेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आपको IGST एक्ट के सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां पर जो आपके मेन सेक्शंस आएंगे वो आएगा सेक्शन नंबर कौन सा 7 आएगा, 8 आएगा सेक्शन 7 आएगा, सेक्शन 8 आएगा, सेक्शन नंबर 9 आएगा, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये सेक्शंस आपके मेन तौर पर आएंगे। देखिए यहां पर आपको सप्लाई इंट्रा है या इंटर है ये जानने के लिए आपको एक तो ओरिजिन बिंदु देखना होता है और एक अपना डेस्टिनेशन बिंदु देखना होता है। ओरिजिन बिंदु का मतलब होता है सप्लायर की लोकेशन। सप्लायर की लोकेशन सेक्शन 2 में डिफाइंड थी। उसका बिजनेस प्लेस अगर बिजनेस प्लेस ना दिख रहा हो तो रेजिडेंशियल प्लेस। बिजनेस प्लेस का मतलब होता है उसका हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या फिर विच इज मोर कनेक्टेड, वो आपका यहां पर आ जाता है। उसके बाद में जो डेस्टिनेशन है वो सेक्शन 10, 11, 12 से 13 से देखा जाएगा। 10, 11 गुड्स के लिए हैं, 12, 13 आपके सर्विस सेक्टर के लिए हैं। और अगर ये दोनों बिंदु मालिक, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई बॉर्डर आ जाता है, चाहे वो बॉर्डर एक फिजिकल बॉर्डर हो, 2 स्टेट का, 2 कंट्री का, 2 यूटी का, एक स्टेट और एक यूटी का फिजिकल बॉर्डर हो, या SEZ का बॉर्डर हो, वर्चुअल बॉर्डर हो, अगर बॉर्डर बीच में आ जाता है तो वैसे वाले मामले के अंदर हम ये बोलकर चलेंगे साहब कि घटना को इंटर स्टेट कहा जाएगा। और अगर इस प्रकार का कोई भी बॉर्डर बीच में नहीं आता है तो फिर आपकी उस घटना को इंट्रा स्टेट ही यहां पर कहा जाएगा। तो बॉर्डर आया तो इंटरस्टेट, ऐसा बताया सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट ने। और अगर मान लीजिए बॉर्डर बीच में नहीं आया तो इंट्रास्टेट। SEZ का मामला हुआ तो ऑलवेज हम उसे इंटरस्टेट का नाम देकर चलेंगे साहेब। टूरिस्ट की अगर बात करके चलें, बाहर का व्यक्ति है, चांदनी चौक दिल्ली से माल खरीदा, लेकर बाहर जा रहा है, ऐसे वाले बंदे को इंडियन एयरपोर्ट से GST का रिफंड मिलता है साहब। इस बंदे को GST का यहां से रिफंड मिलता है। ठीक है जी, ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको रिफंड मिलता है तो इसको की जाने वाली घटना को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि माल को लेकर विदेश में जा रहा है, इसको एक्सपोर्ट की तरह यहां पर ट्रीट किया जाता है और अकॉर्डिंगली बंदे की इस ट्रांजैक्शन को IGST के एंगल से देखा जाता है, इंटरस्टेट इसको माना जाता है। जहां तक सवाल है TWI का, तो TWI किसी स्टेट या यूटी का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन उसका ओरिजिन और जो डेस्टिनेशन जो भी आपको निकालना है वो नियरेस्ट यूटी या स्टेट के हिसाब से देखकर चलेंगे कि जो आज जिस पॉइंट पर आपका ओरिजिन या डेस्टिनेशन आपको चेक करना है, ये देखिए वहां से कौन सा स्टेट या यूटी नजदीक पड़ रही है डिस्टेंस वाइज, तो जो भी नजदीक पड़ रहा होगा उसी के अंदर उस TWI को हम क्लासिफाई करके चलते हैं। वैसी वाली बात आपको यहां देखने के लिए मिलती है। उसके बाद में आपके रह जाते हैं सेक्शन ये वाले, डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई यानी कंजम्पशन प्लेस आपको देखना होता है। सेक्शन 10 लगता है जब आप गुड्स की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिकली गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करी जाएगी तो सेक्शन नंबर आपका 11 लग जाता है। सेक्शन नंबर 12 तब लगेगा सर्विस सेक्टर में जब बोथ द पार्टीज लोकेटेड इन इंडिया है तो सेक्शन 12 लगेगा, और अगर एनी ऑफ द पार्टी या बोथ द पार्टीज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हो तो आपका सेक्शन नंबर 13 यहां पे लगवा दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 10 के अंदर क्या बोलता है मालिक कि अगर मान लीजिए गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो जहां भी उसकी डिलीवरी की जा रही है, जहां डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है, जहां तक माल पहुंच रहा है वहां पर उसका कंजम्पशन प्लेस मान लिया जाएगा। बिल टू शिप टू मॉडल के मुताबिक वो होता क्या है कि माल यहां से चलता है, बेचा तो इसको गया था लेकिन भेज किसी और को दिया गया, तो जिसके नाम पर बिलिंग करी गई है उसी के प्लेस पर डीम्ड टू बी सप्लाइड मान लिया जाता है और वही उसका कंजम्पशन प्लेस माना जाता है जिसके नाम पर बिलिंग आपने करी है। इस बीच वाले बंदे को ही सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर ये बंदा पंजाब का है, ये भी पंजाब का, लेकिन एक्चुअल माल हरियाणा जा रहा है तो ये बिल टू शिप टू मॉडल होता है, तो इसमें गुड्स का जो डेस्टिनेशन है वो पंजाब माना जाएगा और सप्लाई को इंट्रास्टेट यहां पर ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद में आता है कि अगर कोई किसी प्रकार का मूवमेंट गुड्स का नहीं हो रहा है तो वैसे स्थिति के अंदर जैसे सेल एंड लीज बैक का मैटर हो जाता है, तो गुड्स का मूवमेंट हुआ ही नहीं तो गुड्स जहां है वहीं रहेगा। तो वैसे वाले मामले के अंदर जैसे ही आपने गुड्स डिलीवर किया, जहां पर आपने गुड्स डिलीवर किया वहीं पर उसका या ये कहूं कि जहां पर आपका गुड्स लोकेटेड था उसी जगह पर आपके उस गुड्स का कंजम्पशन प्लेस माना जाता है और इसकी इनवॉइसिंग भी जैसे आपने डिलीवर किया, हैंडओवर किया, उसी वक्त इसकी इनवॉइसिंग भी करी जाती है। ऐसा सेक्शन 31 इनवॉइसिंग के चैप्टर में देखने के लिए आपको मिलेगा। इन केस ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन के मामले में ऑब्वियसली बात है यार, फिजिकली जाकर देख लीजिए असेंबली या इंस्टॉलेशन किस प्लेस पर किया जा रहा है, जिस स्टेट में असेंबली या इंस्टॉलेशन किया जा रहा है वहीं उसका कंजम्पशन प्लेस मान लिया जाएगा। और ऑन बोर्ड जो सप्लाई की जाती है, मान ली ट्रेन वगैरह में सप्लाई की जा रही है
तो गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विस की बात नहीं कर रहे। तो जहां से माल चढ़ाया जाता है ट्रेन के अंदर या लेकर चढ़ा है सामान को, वहीं पर उसे सप्लाई मान लिया जाता है, बिकॉज प्रैक्टिकली में नहीं पता होता है कि वो एक्चुअल में कहां पर बेचा गया। हवाई जहाज के अंदर आपको कई सारी चीजें बेच दी जाती हैं, तो नहीं पता होता एक्चुअल में कि वो वेस्ट बंगाल में जब उड़ रहा था उस समय बेचा गया, या जब आपका जहाज दिल्ली में उड़ रहा था तब बेचा गया। तो वैसे वाले मामले के अंदर जहां से ही वो गुड्स आपका हवाई जहाज में चढ़ाया जाता है, टेकन ऑन बोर्ड होता है, वहीं पर उसको सप्लाइड मान लिया जाता है। वैसी वाली बात यहां पर बोली जाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंध में, जब माल इंपोर्ट किया जाता है तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, मान लीजिए दिल्ली का इंपोर्टर था, मुंबई में पहले गुड्स आता है, मुंबई से फिर दिल्ली पहुंचता, तो जहां का इंपोर्टर है, इंपोर्टर की लोकेशन पर हम गुड्स का डेस्टिनेशन मान के चलते हैं, और एक्सपोर्ट के मामले में इसका डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर माना जाएगा। यह चीज तो आसान थी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 12वां और 13वां यहां पे निकल के आता है। 12वां कब लगेगा? जब दोनों पार्टीज सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, जबकि सेक्शन 13 तब लगाया जाएगा जब बोथ द पार्टीज और एनी ऑफ द पार्टी, जब दोनों इंडिया के बाहर हो या कोई एक पार्टी इंडिया के बाहर हो, तो सेक्शन नंबर 13 आपका यहां पर लगाया जाता है। तो चलो आज के लिए इतना ही रख के चलते हैं, बाकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करके चलेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टाटा एंड लव यू माय डियर, बाय बाय।